पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार, उसके ठीक बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गढ़ में विधानसभा उपचुनाव में करारी शिकस्त। क्या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर गया था, उसी तेजी से पार्टी की लोकप्रियता घट रही है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, पहला सवाल यही कि क्या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप दिल्ली के अंदर कहीं भी चले जाइए, एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़िए, प्रो इनकम्बेंसी है। 2 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चार, खास तौर से, वैसे तो बहुत काम किए, खास तौर से इन चार क्षेत्रों के अंदर जितना काम किया है, दिल्ली की जनता उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश है। जो भी अपने हार के उसके अपने अपने कारण थे, लेकिन दिल्ली के अंदर लोग आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अगर इतने काम आप लोगों ने किए हैं दिल्ली में, तो राजौरी गार्डन में इतनी बुरी शिकस्त कि आप तीसरे नंबर पर चले जाएं, 67 सीटें आपकी दिल्ली में हैं और आप तीसरे नंबर की पार्टी वहां बन गए। इसका मैंने बोला है कि बताया भी है कई जगह कि राजौरी गार्डन के जो हमारे एमएलए थे जरनैल सिंह जी, पार्टी ने और उन्होंने दोनों ने तय किया कि वो पंजाब से चुनाव लड़ें। जरनैल सिंह जी ने सिख समाज के लिए 1984 में जो दंगे हुए थे उनको न्याय दिलाने के लिए काफ़ी काम किया था। उनका भी मन था कि वो पंजाब से चुनाव लड़ें। तो यहाँ से जब वो रिज़ाइन करके पंजाब गए, ये बात राजौरी गार्डन के लोगों को बहुत बुरी लगी। तो अभी पिछले 10-15 दिन से जब हमारे वॉलंटियर्स भी वहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे, जो मुझे फीडबैक मिल रहा था कि इस एक चीज़ को लेके लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतना ज़्यादा गुस्सा था कि एक तरह से आप ये कह लीजिए कि लोग सबक सिखाना चाहते थे। तो वो गुस्सा इजहार हुआ है। जब उनसे काम की बात कर कहते थे हाँ काम बहुत अच्छे हुए, हमारे बिजली के बिल भी कम हो गए, हमारे पानी भी आने लग गया, पानी के बिल 0 हो गए, स्कूल सुधर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, दवाइयाँ मुफ्त हो गई हैं, ये सारी चीज़ें लोग कहते थे। लेकिन वो छोड़ के क्यों गया? उसने बीच में क्यों छोड़ आपको दिया? लगता है कि लोगों का गुस्सा हावी हो गया आपका जो काम आपने किया उसके तो ऊपर अगर जैसे अगर एक ऐसा गुस्सा। है अगर ऐसा है अरविंद, तो मैं अपना सवाल जरा पूरा करूं। अगर ऐसा है तो ये गुस्सा तो अरविंद केजरीवाल से भी हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के सीएम होते हुए पंजाब में चले जाते हैं, गोवा में प्रचार करने चले जाते हैं। लोगों में ये भी तो गुस्सा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं आपको नहीं लगता है इसका असर एमसीडी चुनाव पर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं है, छोड़ने का है। जैसे आपको याद है जब मैंने इस्तीफा दिया था 49 दिन की सरकार के बाद, और उसके बाद मैं वाराणसी गया था, तो लोगों को लगा कि यहाँ से इस्तीफा देके चला गया। चुनाव में प्रचार तो सभी लोग करते हैं। अब जैसे सुन रहे हैं कि बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे, तो प्रचार के लिए तो लोग अपने अपने पार्टी के लोग अलग अलग जगह जाते ही हैं, प्रचार करने के बाद वापस आते हैं। सरकार चलती है। जब मैं गया भी था तो यहाँ सरकार चल रही थी, बाकी मंत्री थे, 2-3 दिन जाते थे फिर वापस आ जाते थे, सरकार चल रही थी। अगर मैं यहाँ से इस्तीफा देके चला जाता तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती। तो आज काम को लेके जनता के अंदर बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ जो जनता कह रही है, 10 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, एक काम 10 साल में बीजेपी ने एमसीडी में एक अच्छा काम करके दिखाया हो, मेरे को बता दो। एक अच्छा काम उनके पास गिनाने को, मैंने आपको इतने हम सारे उस पर काम भी गिनाए। आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा कि क्या काम आपने किया और क्या एमसीडी में आप मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अमूमन हर पार्टी में होता है, हर राजनीतिक पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि जब भी कोई जीत होती है तो पार्टी के सबसे बड़े लीडर को सुपुर्द कर दी जाती है कि इनकी वजह से जीते। लेकिन जब हारते हैं तो अमूमन ये होता था कि या तो स्टेट लीडरशिप पर या स्टेट प्रभारी पर वो ठीकरा फूटता था उस हार का और बड़े नेता को सारी बचाया जाता था। सारी लेकिन जीत नहीं नहीं की नहीं, लेकिन आपने एक नई बिल्कुल स्ट्रेटेजी तैयार की, एक नया तरीका ढूंढा कि आपने अपने आप को भी बचाया, अपने सारे लीडर्स को बचा लिया, स्टेट प्रभारी को बचा लिया, आपने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया। ये कितना सही है? अगर आप हारते हैं तो आप ईवीएम को दोषी बता देते हैं, जब आप जीते जबरदस्त मैंडेट से तो आपने कहा कि लोगों का प्यार है। ये कहना बिल्कुल गलत है। ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा ऐसा नहीं है, जो हमने पूरी एनालिसिस की है। मैं आपको इन दिनों में, पिछले 4 महीने में ईवीएम के अंदर गड़बड़ियों के ढेरों सबूत सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रश्न चिन्ह ईवीएम के ऊपर लगने लगा। पहले तो नहीं थे। आप हमारी जीत की बात कर रहे हो, हम जीते, उसके बाद हरियाणा में बीजेपी जीती, लोकसभा के अंदर बीजेपी जीती बड़ी तेजी से, झारखंड में जीती, महाराष्ट्र में जीती, कहीं ये प्रश्न नहीं उठे। बिहार के अंदर उनकी हार हुई, कहीं ये प्रश्न नहीं उठे। लेकिन पिछले 4 महीने से पुणे के म्यूनिसिपल इलेक्शन में, चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल इलेक्शन में, बम्बई के म्यूनिसिपल इलेक्शन में, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, भिंड के अंदर, धौलपुर के अंदर ईवीएम की गड़बड़ियों की इतनी सारी शिकायतें आई हैं। अब ये प्रश्न उठने लगे हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। दूसरी चीज़, पंजाब के अंदर जो मैंने माहौल देखा था,
दिल्ली के अंदर जब हमारी 67 सीट आई थी, उससे कम से कम 10 गुना एनर्जी पंजाब के अंदर देखी थी। और अगर केवल ये मैं कहता तो आप कहते हो भाई आप प्रेजुडिस्ड हो अपनी पार्टी के। जितने इंडिपेंडेंट पत्रकार, जितने इंडिपेंडेंट लोग पंजाब में गए थे, सब ने कहा था कि बिल्कुल पागलपन था, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी थी और आम आदमी पार्टी जीत रही है। कई गांव ऐसे मिले हैं जहां पे हमारे 15-15 वॉलंटियर पिछले 2-2 महीने, 6-6 महीने से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां में 2 वोट मिले उस गांव में, तो वो 15 वॉलंटियर्स ने तो वोट दिए। और कई गांव ऐसे हैं जहां पे अकाली दल को घुसने नहीं दिया, लोगों ने पीट पीट के भगा दिया, वहां पे 300-300 वोट और हमको 2-2 वोट। तो ये सारी चीजें एक शक पैदा करती है। और जिस तरह की एनर्जी थी, 20 सीट नहीं आ सकती थी, इन सब चीजों ने, और उत्तर प्रदेश से कई सारे इस तरह के सबूत आए जिसने शक पैदा किए कि लेकिन ईवीएम के अरविंद, अंदर। आप बाय एजुकेशन आप इंजीनियर हैं, आप मुझे ये बताइए कि ईवीएम में ये कैसी गड़बड़ थी कि उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि उस ईवीएम ने बीजेपी को वोट डलवा दिया और पंजाब में उसी ईवीएम ने कांग्रेस को वोट डलवा दिया, ऐसी कैसी गड़बड़ थी? वो तो भाई, आप जो भी बग होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, आप उस बग को जिसके लिए भी एक्टिवेट करोगे कि 1 नंबर वाले को जिताना है कि 2 नंबर वाले को जिताना है कि 3 नंबर वाले को, उसको मशीन को ये थोड़ी पता है बीजेपी कौन है और कैंडिडेट कौन है। तो जिसको भी जिताना है, आप उस बग को उस तरह से एक्टिवेट करते हो कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वो जिता देता है। और ये गड़बड़ी आपको लगता है कि जो एमसीडी के जो भी नतीजे आएंगे तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ी शक पैदा हो रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर 2006 से पहले की मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। 2006 से पहले की मशीनों को इलेक्शन कमीशन खुद अपने रिकॉर्ड्स के अंदर है कि वो कंडम कर चुका है। उनका कहना है कि 2006 से पहले की जो मशीनें थी वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थी, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने अब कहा है कि हम 2006 से पहले की मशीनें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हाँ, 2006 से पहले की मशीनें वॉर्न आउट है, उनको इस्तेमाल मत करो, पेपर बैलेट से करा लो। वो मशीनें दिल्ली के अंदर चुनाव में अब इस्तेमाल हो रही हैं, तो एक शक पैदा हो रहा है, मन में शंका है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोग भी ये कह रहे हैं जी वोट तो आपको देंगे, लेकिन मशीन में गड़बड़ हो गई तो क्या। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो इलेक्शंस को डिले कर दीजिए, एमसीडी हमने ये इलेक्शंस कहा को। कि भाई क्या आप, आप लोग लगातार मिल रही हार से कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि एमसीडी चुनाव में भी ऐसा ही ना हो, इसलिए आप डिले कराना चाहते हैं दिल्ली में हमने हम आप 7 दिन में करा लो। हमने ये कहा है कि आप वीवीपैट लेके आइए। वीवीपैट का मतलब ये कि जब आप वोट डालते हैं तो एक पर्ची निकलती है जिसको आपने वोट डाला, आप देख सकते हो मेरा वोट किसको पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सरकार को बोला था कि सारी जगह वीवीपैट को लागू करो। वीवीपैट अभी तक लागू नहीं किया गया। तो हमारा ये कहना था कि वीवीपैट की मशीनों से चुनाव कराओ। तो कल चुनाव आयोग, जो दिल्ली के चुनाव आयोग है, उन्होंने कहा कि अब 7 दिन रह गए, 7 दिन के अंदर वीवीपैट की मशीनें लाना इम्पॉसिबल है। तो हमने कहा आपको 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, उतने दिन तक आप चुनाव डिले कर दो। कम से कम भरोसा तो हो लोगों को चुनाव के अंदर। अगर भरोसा ही टूट गया तो फिर क्या फायदा। चलिए ईवीएम से आगे बढ़ते हैं और मैं अगर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से ये पूछूं कि क्या उनको मोदी का जरूरत से ज्यादा विरोध करना महंगा पड़ रहा है? ऐसा नहीं है, हमने मुद्दों पे विरोध किया, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ नहीं है। हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हमारे किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं है। जब जब मुद्दे उठते हैं, उन मुद्दों के प्रति, जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन हुआ, हमने समर्थन भी किया। योगा वाला हुआ, हमने समर्थन किया। जब जब अच्छी चीज़ें आती है हम समर्थन करते हैं, जब जब ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है देश के लिए ठीक नहीं है, हम विरोध करते हैं। मुद्दों की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल सुबह उठते ही पहला काम करते हैं कि नरेंद्र मोदी पर कोई आरोप लगाते हैं? ये आप लोग क्या थोड़ा एग्जैजरेट करते क्या हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता हैं और उस नाते अगर आप लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं तो आपकी एक नेगेटिव छवि बनती है उससे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दों के ऊपर अगर ठीक मुद्दे होते हैं तो समर्थन करते हैं, गलत मुद्दे होते हैं तो विरोध करते हैं। हमने लगातार आम आदमी पार्टी को देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव दिल्ली के हुए, तब आप लोगों ने जैसे कैंपेन किया। उससे पहले केंद्र में मोदी सरकार बनी थी, एक लोकप्रिय सरकार बनी थी, उसके बावजूद दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी एजेंडा तय करती थी, कोई एक मुद्दा उठाती थी, उस पर बहस शुरू होती थी। एमसीडी चुनाव में ऐसा क्यों नहीं दिख पा रहा है? बीजेपी की ऐड चल रही है एफएम पर, वो सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली सरकार से कि आप 16,000 रुपए की थाली कैसे मैं खा सारे लेते जवाब हैं? आज लेके आया हूँ कागज, आप पूछो एक एक तो करके। आप सबसे पहले तो यही बताइए कि आप आम आदमी हैं, आप इतने सादे अंदाज में रहने का दावा करते हैं और उसके बावजूद आप 16,000 रुपए की एक थाली ऐसी पार्टी करते हैं? ये लोग कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। होता क्या है, मान लीजिए आज मैंने पत्रकारों को बुलाया लंच पे, तो मैं अपने ऑफिस को बोल दूंगा भाई आज पत्रकार आ रहे हैं लंच पे, उसको ऑर्गेनाइज करना।
अब वो ऑफिस के लोग अपने तरह से जिसको भी वो देते हैं, जहाँ से भी लंच मंगाते हैं वो मंगाते हैं। इसी तरह से लास्ट ईयर फरवरी के महीने में कुछ पत्रकारों, 2 साल पूरे हुए थे, उनको ब्रीफ करने के लिए पत्रकारों का लंच था। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब मनीष के सामने वो बिल प्रेजेंट किया गया, ये मनीष की फाइल नोटिंग है। मनीष ने देखा, अरे बाप रे, इन्होंने 16,000 रुपये लगाए हैं। तो मनीष ने फाइल पे लिखा है, द रेट्स चार्ज्ड आर एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल एंड बियॉन्ड ऑल अप्रूव्ड नॉर्म्स। अकॉर्डिंगली द प्रपोजल टू मेक द पेमेंट इज नॉट अप्रूव्ड सिंस इट इज। तो मनीष ने रिजेक्ट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने बदमाशी करके आधी फाइल लीक करी है। मनीष की नोटिंग लीक नहीं करी कि मनीष ने रिजेक्ट कर दिया, बिल पास ही नहीं हुआ, पेमेंट ही नहीं हुई, 1 पैसे की पेमेंट नहीं हुई है इस पे। आप कह रहे हैं कि इसके लिए पहले अप्रूवल ही नहीं दिया आप लोगों ने? हमने तो कोई अप्रूवल ही नहीं दी। जब बिल मनीष के सामने प्रेजेंट किया गया, मनीष ने बिल रिजेक्ट कर दिया कि ये बिल पेमेंट नहीं हो सकती, ऐसे थोड़ी थाली आती है। लेकिन ये अकेला मुद्दा नहीं है अरविंद, हम एफएम पर भी लगातार जो एड कैंपेन भी देख रहे हैं विरोधी पार्टियों का, वो इसी तर्ज पर है कि क्या आपने 15 लाख सीसीटीवी लगवा दिए, क्या आपने सारी बसों में जो आपने कहा था गार्ड्स तैनात कर देंगे, क्या आपने वो कर दिए? इस तरीके के जो वाईफाई कहाँ आप गया? एक एक करके पूछते जाइए, मैं सबका जवाब दूंगा। आज मैं सारे कागज वागज सब लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये वाईफाई कहाँ गया? लोग ये पूछ रहे हैं वाईफाई कि मार्च कहाँ गया? 2018 से लगने चालू हो जाएंगे। वाईफाई एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के अंदर एक भी शहर ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से फ्री वाईफाई है। बहुत बड़ा काम था, इसके कई सारे फाइनेंशियल मॉडल, कई सारे टेक्निकल मॉडल अवेलेबल हैं, उनकी असेसमेंट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दें और गलत मॉडल अपना लें। लेकिन अब डेडलाइन ये है, मार्च 2018 तक वाईफाई लगना चालू हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर अगले 2 से 3 महीने के अंदर लगने चालू हो जाएंगे, उनकी टेंडरिंग वगैरह हो चुकी है। मैं यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दूसरी कि कंट्रोवर्सीज रह गई है जो लगातार कंट्रोवर्सीज से तो आपका नाता है, वो तो रोज नई वो जेठ कंट्रोवर्सी, मलानी की फीस वो और रोज नई कंट्रोवर्सी एक आम आदमी पार्टी से हम नहीं create हो करते, जाती वो है। लोग हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। लोग रोज बीजेपी कांग्रेस वाले कीचड़ फेंकते लेकिन हैं। इसमें कीचड़ कहाँ फेंकना हुआ कि आपने अगर अप्रूवल नहीं लिया एलजी से और एक दफ्तर अपनी पार्टी के नाम पर एक आपने जो मंत्री का एक बंगला था वो अलॉट कर लिया अपने नाम पे और वहां से पार्टी का दफ्तर चला रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कानून के अंदर लिखा है कि जो भी स्टेट या नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती हैं, उनको सरकार की तरफ से दफ्तर मिलता है काम करने के लिए। कानून में लिखा है, हम नहीं कह रहे। केंद्र सरकार की पॉलिसी है और उसी के बेसिस पे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, 67 सीटें आई। एक ऑफिस हमारा, एक घर जो है वो अलॉट किया गया दिल्ली आम आदमी पार्टी को, वहाँ से वो अपना दफ्तर चला रही थी। वो दफ्तर अब इन लोगों ने बंद करा दिया, बीजेपी ने। कांग्रेस की 0 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 4 दफ्तर बीजेपी ने दिए हुए हैं, 4 बड़े बड़े बंगले दिए हुए हैं जिसको वो दफ्तर की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी की 3 सीटें हैं, उनके पास 7 बड़े बड़े बंगले हैं जिनको वो अपने दफ्तर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस पार्टी की 0 सीट है उसके पास 4 दफ्तर, जिस पार्टी की 3 सीटें हैं उसके पास 7 दफ्तर, जिस पार्टी की 67 सीटें हैं उसका 1 दफ्तर मात्र था, उसको इन्होंने ताला लगा दिया। अच्छा चलिए, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हम यहाँ दफ्तरों की लड़ाई लड़ने नहीं आए थे। दफ्तर है तो अच्छी बात है, काम करने में सुविधा होगी। अगर दफ्तर नहीं भी होगा तब भी जनता के लिए काम करते इन रहेंगे। सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में अरविंद, लगातार जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सिर्फ जवाब देने भर तक रह गई है, एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है? एक बड़ा स्ट्रेटेजी फेलियर आप लोगों का है ये? हम तो कह रहे हैं आपका कैंपेन नहीं उस तरीके से चल पा रहा है? क्यों लगातार सरकार के कामकाज पर डिस्कशन हो रहा है, एमसीडी पर नहीं हो रहा है? क्यों ऐसा है? ये तो आप लोग कर रहे हो। एक बार रखो डिबेट का, आज से आप लोग कसम खाओ कि रोज शाम की डिबेट एमसीडी के कामकाज पे होंगे। आप लोग रोज शाम को कभी जेठमलानी की फीस लेके बैठ जाते थे, कभी कुछ लेके बैठ जाते। अब इसमें बताओ हम क्या करें? हमने कहा हम हाउस टैक्स माफ करेंगे, पूरी दिल्ली के अंदर जनता में चला जाओ, एजेंडा यही है। मीडिया में नहीं बना पा रहे हम लोग, तो मीडिया से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के काम पे चुनाव कराओ। आपको नहीं लगता है कि कोई आपकी पार्टी में स्ट्रेटेजी का फेलियर है कि जिस तरीके जनता के अंदर एजेंडा हाउस टैक्स का है? आप जनता में मेरे साथ चलो, भी बाहर चलो, जो पहले 15 आदमी मिलेंगे उनसे पूछेंगे मुद्दे क्या है। मुद्दे जेठमलानी की फीस की कोई बात ही नहीं कर रहा, शुंगलो कमेटी की कोई बात ही नहीं कर रहा, 13,000 की थाली की कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई नहीं बात कर रहा। मुद्दे क्या है? सफाई है। बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि 10 साल से बीजेपी दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर सरकार में है। मैंने अपने इतने सारे काम कराए, हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, हमने सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया, 2 साल में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, इलाज मुफ्त कर दिए। हमने इतने काम गिना दिए। एक मिनट,
बीजेपी अपना एक काम बता दे, एक काम जो इन्होंने 10 साल में किया, पूरे दिल्ली को कूड़ा 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 कर दिया। मैं सारे दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो जो आज स्थिति पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े की है, गंदगी की है, मच्छरों की है, डेंगू की है, वो स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। इसीलिए बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। एमसीडी के अंदर बीजेपी को हटा के आम आदमी पार्टी को लाना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, दिल्ली को साफ करने के लिए। अरविंद, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो पार्टी के नेता क्यों एक के बाद कौन एक? नाराज है? आपके पहले 2 एमएलए पहले ही नाराज थे, आपके कर्नल सहरावत, पंकज पुष्कर। अब आपके एक एमएलए ने रिजाइन कर दिया, वो बीजेपी में चले गए हैं, एमएलए शिप छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं। इसी तरीके से कुमार विश्वास से रोजाना इस तरीके की बातें आती रहती हैं कि कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है। आज बड़ा दिलचस्प एक वाकया हुआ कि आपने कुमार विश्वास के एक वीडियो को रीट्वीट कर किया। तो मैं ये मानता हूं कि उसकी आपने तारीफ भी की। मैं ये मानता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। बहुत अच्छा वीडियो, आप चलाओ इसको टीवी पे। बिल्कुल। तो उस वीडियो में कुमार विश्वास ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करके सत्ता में आए और उसके बाद आप अपने भ्रष्ट मंत्रियों को अगर डिफेंड करेंगे, चुप रहेंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे क्या आप इस बात का भी समर्थन करते हैं कुमार विश्वास की? पहली चीज़, कुमार विश्वास ने जो वीडियो बनाया ये सबको देखना चाहिए। बहुत शानदार वीडियो है। जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फर्जी राष्ट्रवाद है, उस फर्जी राष्ट्रवाद के ऊपर किस तरह से पाकिस्तान के साथ केंद्र सरकार डील कर रही है, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया जो सारे ज़रूरी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि कुमार विश्वास ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और उन्होंने सारे मुद्दे उठाए हैं। हमारी पार्टी के भी मुद्दे उठाए हैं, बाकियों के भी मुद्दे और उठाने चाहिए। जो आपकी पार्टी के उठाए उनसे सहमत हैं? उन पर कहीं ना कहीं आप लोग सोच नहीं, रहे हैं? उन्होंने मुद्दा उठाया, अब मेरा फर्ज बनता है उसका जवाब देना और मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी अकेली पार्टी है जिसने अपने 2 या 3 मंत्रियों को, जब भी कोई प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आया, हमने उनको तुरंत उनको हटा दिया और उनका केस सीबीआई को भेज दिया। अकेली पार्टी है, मीडिया ने नहीं उठाया, दूसरों ने नहीं उठाया, विपक्षी पर हमने खुद करा। भ्रष्टाचार के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं करते। अब ये जो केसेस आए हैं, मनीष सिसोदिया पे 3 एफआईआर कर दी। क्यों कर दी? मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सबसे बड़े शिक्षा माफिया के ऊपर अटैक किया है। जितने ये बड़े बड़े स्कूल है जो डोनेशन लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, ये कौन है? ये सारे बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं। 2 साल से मनीष ने इनको फीस नहीं बढ़ाने दी। ये सारे दौड़े दौड़े गए और इतने बड़े बड़े लोगों से मनीष ने पंगे लिए हैं। उन्होंने मनीष के ऊपर 3 सीबीआई के केस करा दिए। सतिंदर जैन ने ड्रग माफिया के ऊपर और ठेकेदार माफिया, 5 किस्म के माफिया के ऊपर हमने अटैक किया पिछले 2 साल में। दवाइयों का माफिया जो फर्जी बिल लगाता था सरकारी अस्पतालों में, खत्म कर दिया। ठेकेदारी का माफिया जो ठेके पीडब्ल्यूडी में ठेके लेता था और बढ़ा चढ़ा के बिल भेजता था, उनके सबके बिल कम करा दिए, ठेकेदारों का माफिया खत्म कर दिया। टैंकर माफिया, दिल्ली की 309 कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया, वहां पे टैंकर 0 जाते हैं। शिक्षा माफिया जो कि बड़े बड़े स्कूल जो फीस बढ़ाया करते थे और मनमानी करके जानबूझ के सरकारी स्कूलों को, शिक्षा माफिया को खत्म कर दिया। बिजली कंपनियों का माफिया। अब ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारे ऊपर सीबीआई की रेड कराई, सीबीआई के केस थोप दिए, झूठे मूठे केस थोप दिए। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, ये हमें झुकाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से कुछ भी करके इन लोगों को खत्म करो। लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, ऊपर वाला हमारे साथ है, हम टूटने वाले नहीं, हम टूट नहीं रहे इनसे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारे झूठे केस हैं। जब भी कोई केस आता है मैं देखता हूँ उसके बारे में कि इसमें कुछ सच्चाई, अगर कोई गड़बड़ निकले मैं तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ। कुमार विश्वास से कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। वो आप पार्टी तो छोड़िए, वो मेरे परिवार का हिस्सा है, हम दोनों के पारिवारिक रिश्ते हैं। मतलब पार्टी छोटी चीज है, हम दोनों के पारिवारिक रिश्ते हैं। आप लोग रोज हमारे बीच के अंदर कोई केजरीवाल पे साधा निशाना फलाना ढिमका, अरे यार एक आखिरी चीज, कल को कह दो कि मेरी बीवी ने मेरे ऊपर साधा निशाना। एक आखिरी चीज अरविंद की, जिस तरीके से पूरा कैंपेन चल रहा है एमसीडी चुनाव का, पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कुमार का वीडियो जरूर चलाइएगा, सारे देश के लोग देखें कुमार कि कुमार ने किस पे निशाना साधा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूर देखना चाहिए और लोग देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं जो आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि लगातार जो एमसीडी का कैंपेन चल रहा है और उसमें लगातार सरकार के कामकाज पर, दिल्ली सरकार के कामकाज पर चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी क्यों ये उम्मीद कर रही है कि लगातार मिलती हार के बीच एमसीडी चुनाव में क्यों आपको क्योंकि उम्मीद दिल्ली नजर की आती है? जनता एक तरफ बीजेपी के देख रही है कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो कूड़े की स्थिति एज इट इज बनी रहेगी, बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी को वोट दिया, आज मैं आपके दर्शकों को बोल रहा हूँ, 1 साल के अंदर
दिल्ली चमका के दिखा देंगे, आपका हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, 1 साल के अंदर एमसीडी को प्रॉफिट में ला के दिखा देंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि आप डरा के वोट लेना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एमसीडी में जीत गई तो बिजली पानी महंगा कर देंगे, पर ये ये कैसे सबूत करेंगे? है उसका। सीनियर नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के सीनियर नेता बोल रहे हैं। क्या हुआ है कि जब से हमने बिजली के रेट दिल्ली में कम किए हैं, जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो आपका 1370 रुपये का बिल आता है। गुजरात में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो 2700 रुपये का बिल आता है। बम्बई में 4000 रुपये का बिल आता है। बेंगलोर में 2600 रुपये का बिल। तो ये देश की सारी बिजली कंपनियां इकट्ठी हो गई हैं, वो अपने अपने स्टेट में अब रेट नहीं बढ़ा पा रही, क्योंकि वहाँ लोगों के आंदोलन शुरू हो गए। दिल्ली के अंदर अगर बिजली सस्ती हो सकती है, उधर क्यों नहीं हो सकती? अब इन्होंने किसी भी तरह से इन्होंने प्लान बनाया है कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? तो इन्होंने प्लान कराया, अगर दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी या कांग्रेस आ गई, दिल्ली सरकार से बिजली पानी विभाग छीन के एमसीडी को दे देंगे और उसके जरिए ये बिजली और पानी के रेट बढ़ाएंगे। 1998 के पहले ऐसा ही होता था। 1998 के पहले बिजली और पानी का डिपार्टमेंट एमसीडी के पास था, दिल्ली सरकार के पास नहीं था। 1998 में ये दिल्ली सरकार के पास आया। अब इन्होंने प्लानिंग करी है दोबारा ऐसे करेंगे। दिल्ली के लोग ही इसको बचा सकते हैं। इस बार जम के झाड़ू को वोट देना, फिर चाहे ये एमसीडी के अंदर रखें बिजली पानी विभाग, चाहे दिल्ली सरकार में रखें, आपके बिजली पानी के बिल नहीं बढ़ने दूंगा मैं। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इस बातचीत के लिए। एमसीडी चुनाव के बाद उम्मीद करते हैं कि फिर से इसी तरीके की मुलाकात होगी और उसके जरूर बाद होगी। हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि अगर हारते हैं तो क्या ईवीएम दोषी होगा और अगर जीतते हैं तो क्या जांच के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल तो जांच ये के लिए थे तैयार। अरविंद केजरीवाल ये इस खास बातचीत में। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा।